नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इंडो जीएस क्लासेज में। आज की क्लास में हम मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत उसकी प्रशासनिक व्यवस्था को समझेंगे। अगर मैं आपसे एक प्रश्न करूं कि मौर्य काल में प्रतिष्ठा किसको कहा जाता था, व्यावहारिक किसको कहा जाता था, कितने तीर्थ थे, इस प्रकार के जो प्रश्न आते हैं एग्जाम में, वो सब आज की इस क्लास के बाद आप आसानी से हल कर सकते हो। तो हम इस क्लास में समझेंगे मौर्य काल की प्रशासनिक व्यवस्था को, जिसमें हम इस तरीके से पूरे मौर्य काल के प्रशासन को समझ लेंगे। आपका एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा। मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने इस क्लास में डाल दी हैं। तो सबसे पहले हम पिछली क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। पिछली क्लास में हमने मौर्य काल के अंतर्गत इसके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, इन सभी के बारे में जितने भी पॉइंट्स थे उनको समझा था। एक हम इस क्लास में छोटा सा रिकैप करेंगे, जिससे कि पिछली क्लास को आप आसानी से रिवाइज कर लें। जो भी इस चैनल पर नए हैं या इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए भी ये फ़ायदा है कि मौर्य काल को वो 1 से 2 मिनट के अंतर्गत ही बहुत सारी चीज़ें उसके बारे में समझ लेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। नंद वंश का शासनकाल था मगध पर। इससे पहले उसमें घनानंद अंतिम शासक था नंद वंश का। उसको हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता से घनानंद को हराया और मौर्य वंश की स्थापना करी थी। राजधानी क्या रही? पाटलिपुत्र रही थी। साथ ही चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर सेल्यूकस निकेटर का आक्रमण होता है पश्चिमोत्तर भारत पर, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य विजयी हो जाते हैं और सेल्यूकस निकेटर के साथ में कई सारी संधियां करते हैं, जिसमें एक उनकी पुत्री थी सेल्यूकस निकेटर की, हेलेना, उसका विवाह भी कर दिया जाता है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में। साथ ही कई सारे क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य को प्रदान करने पड़ जाते हैं। इन्हीं के टाइम पर मगध में 12 वर्ष का भयंकर अकाल पड़ता है। जैन ग्रंथों के अनुसार ये बात कह रहा हूँ मैं। उसमें क्या होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं अकाल के दौरान मगध को छोड़कर कर्नाटक के श्रवणबेलगोला चले जाते हैं, जहाँ पर सल्लेखना विधि से अपने प्राण त्याग कर देते हैं, क्योंकि वो एक जैन साधु के रूप में कर्नाटक चले गए थे भद्रबाहु के साथ में। भद्रबाहु एक जैन आचार्य थे। वहीं पर उन्होंने सल्लेखना विधि से अपने प्राण त्याग दिए। सल्लेखना विधि मतलब जैन धर्म के अंतर्गत ऐसा होता है कि तब तक भोजन का त्याग कर देना जब तक कि आपका ही त्याग ना हो जाए, आपकी मृत्यु ना हो जाए। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद में उनका बेटा है बिंदुसार, वो मौर्य वंश में शासक बनता है, जिसे अमित्रघात कहा जाता है। अमित्रघात मतलब शत्रुओं का नाश करने वाला। यूनानी शासकों से इसके घनिष्ठ संबंध थे, जिसमें आपने देखा था पिछली क्लास में एंटियोकस राजा था और डायमिकस उसका राजदूत था, जो कि बिंदुसार के दरबार में आया था। आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था बिंदुसार। आजीवक संप्रदाय जो कि मक्खली गोसाल द्वारा स्थापित किया गया था। मक्खली गोसाल के बारे में हमने जैन धर्म के अंतर्गत पढ़ा था। अशोक आता है इसके बाद, बिंदुसार के बाद अशोक शासक बनता है। अशोक जो है शासक बनने से पहले अवंती का राज्यपाल था, जिसे आप उज्जैन कहते हो। इसी के काल में 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर युद्ध होता है। मतलब इसने कलिंग जो कि उड़ीसा के अंतर्गत पड़ता है, वहाँ पर इसने आक्रमण किया। उसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे, करीब 1 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए थे। 1.5 लाख के करीब लोग बंदी बना लिए गए थे। इसके बाद में हुआ क्या कि अशोक जो है इसका हृदय परिवर्तन हो गया। इसने कहा कि बहुत सारी हिंसा हो गई, मैं ये क्यों कर रहा हूँ। उसके बाद में इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था और इसने एक नया अपना विचार गढ़ा था, जिसे धम्म कहते हैं। धम्म इसका प्रतिपादन किया था। धम्म के बारे में हमने डिटेल में जाना है। आजीवक सन्यासियों के लिए बराबर की पहाड़ियों पर गुफा का निर्माण कराया था। साथ ही अशोक के अभिलेख, इनके बारे में हमने पिछली क्लास में समझ लिया था, जिसमें आपके बृहद शिलालेख और स्तंभ लेख, गुहा लेख, ये सारे पड़े थे। अब हमने टच कर लिया पूरा मौर्य वंश, मौर्य काल कि मौर्य काल में क्या क्या मेजर घटनाएं हुई थी। अब हम उसके एडमिनिस्ट्रेशन को समझेंगे, उसकी प्रशासनिक संरचना को समझने का प्रयास करेंगे। तो मौर्य काल में जो प्रशासन था, जो शासन था, वो केंद्रीयकृत था। केंद्रीकृत शासन प्रणाली थी, जिसमें राजा सर्वोच्च हुआ करता था। सारी चीज़ों में सबसे ज़्यादा अहम रोल किसका था? वो राजा का था, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे व्यवस्थापिका हो, चाहे कार्यपालिका हो। साथ ही केंद्रीकृत सत्ता है, मतलब सारी पावर राजा के हाथ में है, लेकिन फिर भी राजा निरंकुश नहीं था, क्योंकि अर्थशास्त्र में कहा गया है कि राजा को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद थी। साथ ही यहाँ पर एक मंत्रिमंडल का भी उल्लेख किया गया है। तो ये जो है मंत्रिपरिषद वगैरह, ये राजा को सलाह देने का कार्य करती थी। साथ ही उसके किसी भी निर्णय को उसने निर्णय दे दिया तो उस पर भी विचार प्रदान करती थी। अगर हम बात करें यहाँ की प्रशासनिक संरचना को, तो हम इतने पार्टों में इसको कवर करने वाले हैं। केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन, नगरों के स्तर पर, गांव के लेवल पर,
न्याय व्यवस्था कैसी थी, गुप्तचर प्रणाली कैसी थी, जैसे आप कहते हैं जासूस, राजस्व प्रशासन कैसा था, इन सब चीज़ों को हम समझेंगे। सबसे पहले देखिए, इसको हम डिवाइड करते हैं मौर्यकालीन प्रशासनिक संरचना को। सबसे ऊपर था केंद्रीय प्रशासन, उसके नीचे प्रांत, उसके नीचे क्या थे, प्रांत, फिर मंडल, फिर जिला। जिला को विषय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता था, विषय। जिला जो था स्थानीय इकाई, कई जगह इसको स्थानिक भी कहा जाता है, जो कि 800 गांवों का समूह होता था। और ये जो समूह है दो द्रोणमुखों में विभाजित था। एक द्रोणमुख में 400 गांव हुआ करते थे। 400 गांव मिलाकर क्या बन गई, एक स्थानीय इकाई बन गई। ये जो द्रोणमुख थे ये खरवाटेक में विभाजित थे, जिसमें 200 गांव हुआ करते थे। प्रत्येक खरवाटेक में 200 गांव। खरवाटेक जो थे संग्रहण इसमें विभाजित थे, जिसमें 10 गांव होते थे। और संग्रहण जो है गोप में विभाजित था, जिसमें 1 गांव हुआ करता था। अब गोप जो है, यहाँ पर आपको गोप नामक एक अधिकारी देखने को मिलेगा और ग्रामणी नामक एक अधिकारी देखने को मिलेगा, जिसे हम ग्राम प्रशासन में आगे समझेंगे। तो ये हमारी पूरी संरचना है प्रशासन की मौर्यकाल की। अब समझिए, हम समझेंगे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, केंद्रीय प्रशासन मौर्यकाल का। केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत जो शीर्ष अधिकारी हुआ करते थे, उच्च अधिकारी हुआ करते थे, टॉप लेवल के अधिकारी हुआ करते थे, उनको तीर्थ कहा जाता था। तीर्थ, इनकी संख्या 18 थी, जिसमें मैंने कुछ यहाँ पर प्रमुख नाम हैं उनको लिख दिया है, जैसे कि मंत्री या फिर पुरोहित। सबसे पहले इसमें आएगा मंत्री, पुरोहित। तो मंत्री और पुरोहित और एक सेनापति, ये 3 बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे मौर्य काल के अंतर्गत। मंत्री जो था मुख्य सलाहकार था, पुरोहित जो था धर्म से संबंधित मामलों में मुख्य सलाह देता था। सन्निधाता की बात करें हम तो राजकीय कोषाध्यक्ष, समाहर्ता, आज का वित्त मंत्री कह सकते हैं हम, राजस्व विभाग का प्रमुख। सेनापति, युद्ध संबंधी जो गतिविधियां होती थी, युद्ध विभाग का प्रमुख, सेना का प्रमुख। प्रदेष्टा की बात करें तो ये न्याय व्यवस्था से संबंधित टर्म है, प्रदेष्टा एवं व्यावहारिक। प्रदेष्टा जो है फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश था और व्यावहारिक जो था दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश था, जिसे आप कहते हैं सिविल कोर्ट। ठीक है। दंडपाल की अगर हम बात करें तो पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक या पुलिस गलत है, पुलिस अधीक्षक था। दुर्गपाल, राजकीय दुर्गों की रक्षा करने वाला, जिसे हम दुर्गपाल कहते हैं। अनंतपाल, सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक। प्रशास्ता, राजकीय जो आज्ञाएं होती थी उनको लिखने वाला। और अंतवैशिक, अंतःपुर का अध्यक्ष कहा जाता था। आगे समझिए, ये जो तीर्थ थे इनके अलावा 27 अध्यक्षों का उल्लेख भी हमें मिलता है, जिनका मुख्य कार्य था कि राज्य की जो आर्थिक गतिविधियां होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, उनको कंट्रोल करना। जिनमें आप देखोगे कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि पन्याध्यक्ष, वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष। सूनाध्यक्ष, बूचड़ खाने का अध्यक्ष। सीताध्यक्ष, राजकीय कृषि भूमि का अध्यक्ष। सीता भूमि किसे कहते हैं आगे हम समझेंगे। विविताध्यक्ष, चारागाहों के अध्यक्ष। अकराध्यक्ष, खान विभाग का अध्यक्ष। लक्षणाध्यक्ष, छापे खाने का अध्यक्ष। कौतवाध्यक्ष, मापतौल विभाग का अध्यक्ष। अब ये जो मैं अध्यक्षों के नाम बता रहा हूँ, तीर्थों के नाम बता रहा हूँ, पिछले जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उनमें डायरेक्टली सवाल इनसे पूछे गए हैं, इसलिए आप इनको याद कर लें। देखिए, इनको ना याद करने का बहुत ही बेहतरीन तरीका ये होता है कि हम कुछ अजीब सी ट्रिक्स के माध्यम से इनको याद कर सकते। इन नामों को तोड़कर, इनको नामों को तोड़ने के बाद में फिर इनका अलग से अर्थ निकालकर कुछ मज़ेदार तरीके से याद कर सकते हैं। मैंने कई सारे वीडियो जैसे बनाए हैं। अगर हम प्रांतीय प्रशासन की बात करें मौर्य काल के अंतर्गत, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, तो मौर्य साम्राज्य जो था कई प्रांतों में विभाजित था। जैसा कि मैंने आपको बताया था, प्रांतों को सम्राट के प्रतिनिधि संचालित करते थे। ये प्रतिनिधि जो थे सामान्य रूप से राजवंश से संबंधित होते थे। प्रांतीय प्रशासन में भी एक मंत्रिपरिषद थी, जिसका सीधा संबंध सेंटर से होता था, सेंट्रल गवर्नमेंट से होता था। अशोक के समय प्रांतों की संख्या जो थी वो थी 5। कौन कौन से 5 प्रांत थे? उत्तरापथ, जिसकी राजधानी थी तक्षशिला। दक्षिणापथ, जिसकी राजधानी थी स्वर्णगिरी। अवंती, जिसकी राजधानी उज्जैन थी। प्राची, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र। और कलिंग, जिसकी राजधानी तोसली थी। कलिंग की एक और राजधानी थी जौगढ़। अब आपको कमेंट में मुझे ये बताना है कि तोसली और जौगढ़ ये 2 राजधानियां थी, इन दोनों में अंतर क्या था? तोसली कहाँ की थी और जौगढ़ कहाँ की थी? आगे है नगरीय प्रशासन, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन।
मेगस्थनीज वहाँ एक राजदूत था। मेगस्थनीज जो है, जब सेल्यूकस निकेटर के साथ में युद्ध हुआ तो मेगस्थनीज भी यहाँ पर आ गया था संधि के बाद में, जो कि सेल्यूकस निकेटर का एक राजदूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। इसने नगर के प्रमुख अधिकारी को एस्टिनोमोई की संज्ञा दी है। एस्टिनोमोई कहता था ये नगर के प्रमुख अधिकारी को। मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र की नगर परिषद में 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियों का उल्लेख किया है। टोटल 6 समितियों का उल्लेख किया है, जिसमें 5-5 सदस्य हुआ करते थे। इस प्रकार से टोटल कितने सदस्य हुए? टोटल आपके 30 सदस्य हुए जो नगर परिषद में रहते थे। नगरीय प्रशासन के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें प्रमुख अधिकारी की बात करें तो नागरक जो था नगर का प्रमुख अधिकारी था। राजुक, जिसे आप राजूक भी कई जगह लिखा हुआ देखेंगे, तो ग्रामीण जनता की देखरेख करना। प्रादेशिक मंडल का प्रधान अधिकारी। स्त्राध्यक्ष, महिलाओं के नैतिक आचरण का निरीक्षण करने वाला अधिकारी। प्रतिवेदक की बात करें तो जनता की बात को राजा तक पहुंचाने वाला अधिकारी प्रतिवेदक कहलाता था। धम्म महामात्र जो था, साम्राज्य में अशोक के धम्म का प्रचार करना। धम्म के बारे में मैंने पिछली क्लास में बताया था, जिसमें अशोक ने कुछ नैतिक विचारों को अपने साम्राज्य के बीच में फैलाया था, जिससे कि उसका साम्राज्य जो है आसानी से चल सके। ग्रामीण प्रशासन, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। तो मौर्य काल की सबसे छोटी इकाई अगर हम बात करें तो क्या थी? वो आपकी थी ग्राम। सबसे छोटी इकाई ग्राम। ग्राम का प्रधान जो था ग्रामणी या ग्रामिक, ग्रामणी या फिर ग्रामिक, इस नाम से इसको जानते हैं, जिसका निर्वाचन होता था। अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्र कौटिल्य की रचना है। इसमें ग्राम वृद्ध परिषद का भी उल्लेख देखने को मिलता है। मतलब गांव के लेवल पर एक बुजुर्गों की परिषद हुआ करती थी, वृद्ध लोगों की। ग्रामणी को गांव की भूमि का प्रबंध करने, सिंचाई के साधनों की व्यवस्था करने का अधिकार था। साथ ही ये जो ग्रामणी है, किसानों से भूमि कर इकट्ठा करके राज्य की कोषागार में जमा करवाता था। ग्राम सभा के कार्यालय का कार्य गोप नामक अधिकारी देखता था। अब ये गोप नामक अधिकारी और ग्रामणी ये दोनों ग्रामीण प्रशासन से जुड़े हुए थे, जिसमें गोप जो था ग्राम सभा के कार्यालय का कार्य देखता था। अब आगे समझिए, न्यायिक व्यवस्था की बात करें, जुडिशियल सिस्टम की बात करें, तो जो सम्राट था सभी विवादों की सुनवाई के लिए अंतिम अदालत था। एक तरीके से कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के रूप में सम्राट हुआ करता था, राजा हुआ करता था। दीवानी न्यायालय को धर्मस्थीय न्यायालय, फौजदारी न्यायालय को कंटक शोधन न्यायालय कहते थे। कठोर दंड के प्रावधान मौर्य काल में मौजूद थे, साथ ही मृत्यु दंड भी प्रचलित था। हालांकि जो सजा पाया हुआ व्यक्ति है वो अपील भी कर सकता था। और ग्राम न्यायालय की भी बात हमें देखने को मिलती है कई सारे स्रोतों में। मतलब गांव के लेवल पर ही कोर्ट हुआ करते थे, जिससे कि छोटे मोटे जो झगड़े होते थे वो आसानी से सुलझाए जा सकें। अब आगे यहाँ पर समझिए, गुप्तचर व्यवस्था की बात करें, इंटेलिजेंस सिस्टम की बात करें, तो जो गुप्तचर हुआ करते थे उनको चर या फिर गूढ़ पुरुष कहा जाता था। गुप्तचर के रूप में स्त्री एवं पुरुष दोनों ही गुप्तचर हुआ करते थे। इन गुप्तचरों के प्रमुख अधिकारी को महामात्यापसर्प कहा जाता था। क्या कहा जाता था? महामात्यापसर्प। मौर्य काल के अंतर्गत हमें 2 प्रकार के गुप्तचर देखने को मिलते हैं। एक को कहा जाता है संस्था, एक को संचार या संचरा। संस्था मतलब एक ही जगह रहकर काम करने वाले जो गुप्तचर हुआ करते थे उसको संस्था कहा गया। जो घुमक्कड़ थे घूम घूम कर काम करने वाले, जगह जगह चले जाते थे, मतलब आज कहीं है तो कल किसी दूसरी जगह होंगे, ऐसे जो गुप्तचर हुआ करते थे, जासूस हुआ करते थे, उनको संचार या संचरा कहा गया। अब हम बात करेंगे मौर्य काल के राजस्व प्रशासन की, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन की। तो यहाँ पर आप देखिए, जो भूमि हुआ करती थी, लैंड जिसे आप कहते हैं, ये 2 प्रकार की आय प्राप्त होती थी यहाँ से। एक थी सीता और दूसरा भाग। सीता राजकीय भूमि थी, तो राजकीय भूमि से प्राप्त होने वाली आय को सीता कहा जाता था, और भाग गैर राजकीय भूमि से प्राप्त होने वाली आय को भाग कहा जाता था। एक और यहाँ पर भूमि का प्रकार है देवमात्रक। देवमात्रक का मतलब है कृत्रिम साधनों से सिंचित होने वाली भूमि, इसको देवमात्रक कहा जाता था। मतलब कुओं से, तालाब से, नहर से, इनसे अगर सिंचित हो रही है भूमि तो उसको देवमात्रक कहा जाएगा। अदेवमात्रक भूमि वो है जिसे वर्षा से सिंचित होने वाली भूमि को हम अदेवमात्रक भूमि कहते थे मौर्य काल के अंतर्गत। यहाँ पर दासों को भी कृषि कार्यों में लगाया जाता था।
ऐसा माना जाता है कि करीब 1.5 लाख युद्धबंदी बनाए गए थे कलिंग युद्ध के समय, उनको भी शायद दास बनाकर यहाँ पर कृषि कार्य में लगाया गया होगा। आगे है आपका सैन्य प्रशासन, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। तो मेगास्थनीज ने सैन्य प्रशासन में 6 समितियों का उल्लेख किया है, जिसमें जल सेना, पैदल सेना, गज सेना, आठवीं सेना, अश्वारोही सेना और यातायात एवं रसद आपूर्ति। तो ये, और इसमें प्रत्येक में 5-5 सदस्य नियुक्त होते थे। ऐसा कौन कह रहा है? मेगास्थनीज कह रहा है, मतलब यहाँ पर भी 30 सदस्य उसने बताए। तो 6 समितियों का उल्लेख किया है और प्रत्येक समिति में 5-5 सदस्य होते थे। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में चतुरंगिणी सेना का उल्लेख किया है, चतुरंगिणी सेना, जिसमें पैदल सेना, घुड़सवार सेना, रथ सेना और गज सेना। तो ये आपका सैन्य प्रशासन हुआ, जिसमें मेगास्थनीज ने सैन्य प्रशासन में, सैनिक एडमिनिस्ट्रेशन में 6 समितियों का उल्लेख किया है जो सैन्य गतिविधियों की देखरेख करती थी। चतुरंगिणी सेना का उल्लेख अर्थशास्त्र में हमें मिलता है। आगे कुछ अन्य बातें हैं, जैसे कि सोने के सिक्के, इनको निष्क या स्वर्ण कहा जाता था। तांबे के सिक्के को काकड़ी कहा जाता था। चांदी के सिक्के को पड़, करशापड़, धरड़ ये कहा जाता था। साथ ही मुद्रा का परीक्षण करने वाला अधिकारी जो था रूपदर्शक कहलाता था। आगे कुछ बातें महिलाओं से संबंधित हैं। तो महिलाओं को प्रशासन में शामिल किया जाता था, जैसा कि मैंने आपको बताया कि गुप्तचर भी उनको बनाया जाता था। विधवा के पुनः विवाह की यहाँ पर अनुमति थी। साथ ही स्त्री एवं पुरुष दोनों को तलाक का अधिकार था। अब यहाँ पर मौर्य काल के अंतर्गत सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आग जो है, फायर, मतलब गांव में आग लग गई, तो आग लग गई मतलब इसको राष्ट्रीय संकट माना जाता था मौर्य काल के अंतर्गत। अगर आग किसी जगह लग गई तो मतलब ये राष्ट्रीय संकट का विषय है, क्योंकि उस समय ज़्यादातर भवन जो होते थे, ज़्यादातर मकान जो होते थे, महल वगैरह, ये सब लकड़ी के हुआ करते थे। अब जब लकड़ी के हैं तो एक तरीके से राष्ट्रीय संकट का कार्य करते थे। अंतिम मौर्य शासक आपका था बृहद्रथ, जिसकी हत्या किसने करी थी? उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने इसकी हत्या कर दी और शुंग वंश की नींव डाली। अब इसकी हत्या के पीछे क्या कारण रहे थे? क्योंकि अशोक जो था उसने अपनी जो नीतियों में, हालांकि उसने ब्राह्मणों का सम्मान करने की बात की है, लेकिन उसने पशुवध पर रोक लगा दी, हवन वगैरह जो होते थे उनकी खिल्ली उड़ाता था। तो इन सब चीज़ों से ब्राह्मण वर्ग जो था वो कहीं ना कहीं खुश नहीं था, और वो चाहता था कि एक ऐसा शासन आना चाहिए जिसमें कि नीतियाँ जो हैं हमारे हिसाब से बने, हमारे पक्ष में हों। साथ ही मौर्य काल के अंतर्गत सेना पर बहुत ज़्यादा खर्च होता था, इसलिए बहुत ज़्यादा राजकोष खाली होने लगा। अशोक ने बौद्ध धर्म के अंतर्गत बहुत ज़्यादा दान दिया, उसका राजकोष खाली होता चला गया। तो ये बहुत सारे कारण थे जिनसे मिलकर ये जो मौर्य साम्राज्य ये ढहता चला गया। और सबसे इम्पोर्टेंट कारण ये था कि इसके जो बाद के शासक हुए हैं वो एक भी सही शासक नहीं था, बहुत ही कमज़ोर शासक हुए हैं, जिसका फ़ायदा इन लोगों ने उठाया और पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। अब शुंग वंश को हम मौर्योत्तर काल में समझेंगे, अगली क्लास में समझेंगे। इस क्लास के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।